दोस्तों टेक्सिस प्रो खत्म हो चुका है और एंड्रयू जैक ने जीत लिया ये शो। ये इनका पहला शो था लाइव का एज अ प्रो कॉम्पिटिटर। तो अपने पहले ही शो में जीत हासिल कर ली और सारे इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स को हरा दिया। तो इसमें जिन एथलीट्स को उन्होंने हराया यानी कि इनके बाद वाले एथलीट्स की बात बता देता हूँ। सेकंड नंबर पर आते हैं मार्टिन फिट्स वाटर। एक ये नए एथलीट है, एक अच्छी फिजिक थी, बहुत अच्छी बैक थी और ओवरऑल कंप्लीट डिसेंट फिजिक थी। थर्ड नंबर पर इसमें लगे स्टीव कुकलो, जिनकी फिजिक एक जैसी सी थी और बहुत इंप्रेसिव नहीं थी। चौथे नंबर पर इसमें आते हैं कमाल अल गागनी, जो कि पहले से थोड़े से ज़्यादा बड़े आए और प्री जजिंग में उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे, थोड़े से ज़्यादा कार्ब लोडेड ये एक्स्ट्रा लगे, लेकिन स्टिल एक अच्छी कंडीशनिंग, अच्छी फिजिक इनकी भी थी। पाँचवें पर आते हैं क्विंटन एरिया और क्विंटन ने अगेन बहुत ही बढ़िया अपनी बॉडी दिखाई, बहुत ही परफेक्ट उन्होंने फिजिक अपनी नील करी। और उसके बाद में आठवें प्लेस पे इस पे चले जाते हैं फिल क्लाहर। और फिल क्लाहर ने ये बोला कि उन्होंने 12 पाउंड्स अपना वज़न ज़्यादा बढ़ाया है इस कॉन्टेस्ट के लिए पिछले हफ्ते से अभी तक, लेकिन ऐसा कुछ देखने में लगा नहीं। और स्टिल फिल क्लार्क की जो फिजिक थी ना वो काफ़ी शार्प थी, काफ़ी एक टाइट थी, लेकिन वो अब लग रहा है कि उनकी फिजिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। वो एक एज दिखती जा रही है, खासतौर से उनके मिड सेक्शन पे जो झुर्रियाँ आ रही हैं। और लेग्स जो हैं अब वो उतने अच्छे नहीं लगते, वो उतने सेपरेटेड नहीं लगते। वो जो फाइबर्स मसल के थे अलग अलग दिखते थे, जिस वजह से लेग्स बड़े लगते थे, वो चीज़ अब इस साल नहीं दिखी। पिछले साल के फिल क्लार्क फेवरेट थे मेरे, लेकिन इस साल वो मज़ा नहीं आ रहा था। और बैक डबल बाइसेप के अंदर भी आपको फिल क्लार्क के ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स लगेंगे कि मैच नहीं कर रहे अपर बॉडी से, तो इसलिए उनकी 8th प्लेसिंग यहाँ पर आई। तो कंपटीशन कुछ ऐसा था ये कि ना सारे क्वालिटी एथलीट्स थे, सब ने एक तरह से अपनी बेस्ट फिजिक ही दिखाई है ऑलमोस्ट। इसके अंदर जो एंड्रयू जैक जीते हैं, उन्होंने जीत के बाद ये कुछ बोला कि ये तो मेरा सिर्फ 75 से 80% ही था, इससे भी मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और आर्नोल्ड क्लासिक यूके जो होगा 6 हफ्ते बाद है, उसमें मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मतलब ऐसा होता है जीतने के बाद इंसान बोलता है ये तो यार इतना आसान था, ये तो और भी अच्छा कर सकता हूँ मैं, और भी बेहतर, ये तो आसान था मेरे लिए। इस तरीके से कई बार होता है, लोग बताते हैं। लेकिन एंड्रयू के बारे में ये बात सच है, क्योंकि इनके कोच जॉर्ज फेरा ने बात पहले ही बोल दी थी कि ये ना पूरे तरीके से रेडी नहीं है। और ये शो खेला गया है फ्लेक्स व्हीलर के कहने पे, जो उनके पोजिंग कोच है, उनके ट्रेनिंग कोच भी है जो उनको ट्रेन भी करते हैं। तो फ्लेक्स व्हीलर के कहने पे उन्होंने शो खेलना उनको वही था, आर्नोल्ड यूके से ही प्रो डेब्यू करना था। अब देखो यहाँ पे जीत भी गए, तो फ्लेक्स व्हीलर का अंदाज़ा निकला सही और तीर लग गया बिल्कुल निशाने पे। तो ये चीज़ निकली और बहुत बड़ी बात है, एंड्रयू जैक ने यहाँ पर जीत हासिल करी। इनकी फिजिक की बात कर लेते हैं। एंड्रयू की फिजिक ना सही में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है कई सारे सिनेरियोज़ में। एक जो मुझे हैरानी हुई, मैं पहले उसकी बात कर देता हूँ, मुझे ना इनकी बैक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही थी जब तक ये अपनी फ़ोटोज़ और पोजिंग वीडियोज़ डाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगा कि इनकी बैक सबसे ज़्यादा वीक है सारे कॉम्पिटिटर्स में। हाँ, आप इनका कंपैरिजन कर सकते हो स्टीव क्लो की बैक से, लेकिन एंड्रयू की बैक और भी ज़्यादा वीक लग रही थी उनसे भी। बाकी तो और चीज़ों की अगर बात करूँ तो देखो, बॉडी बिल्डिंग में हमेशा जीत होती है ज़्यादा पोजेस जीतने से, ना कि सिर्फ बैक से। तो इनके ज़्यादातर पोजेस बहुत अच्छे थे। फ्रंट से एंड्रयू कहीं और ही थे, खासतौर से इनका जो फ्रंट लेट स्प्रेड पोज है ना, उसके अंदर इन्होंने तबाह करके रख दिया सारे एथलीट्स को। इनके मतलब ना चेस्ट के अंदर फाइबर्स आते हैं, कमाल अल गार्डन के साथ भी ऐसे है कि चेस्ट में फाइबर्स और चेस्ट एकदम टाइट। एंड्रयू के अंदर वो चीज़ और भी अच्छी है, प्लस एब्स एकदम क्लियर दिखते हैं फ्रंट लेट स्प्रेड के अंदर, जहाँ अच्छे अच्छे एथलीट्स के एब्स गायब हो जाते हैं। तो ये एकदम सॉलिड ग्रेनी लुक दिखाते हैं। साइड चेस्ट पोज बहुत बेहतरीन, क्योंकि बहुत ही अच्छे से शोल्डर डेवलपमेंट है। वो 3Dनेस जो आती है ना बॉडी बिल्डर वाली, वो दिखती है। चेस्ट में फाइबर्स दिखते हैं और वो चेस्ट और शोल्डर्स का कॉम्बिनेशन, वो ट्राइसेप्स, इतना अच्छा सब चीज़ें सपोर्ट देती है कि ना परफेक्ट पोज बना के रख देती है। इसी तरीके से साइड ट्राइसेप पोज बहुत ही उम्दा पोज इनका, किसी भी एथलीट को अपने आगे टिकने नहीं दे रहे थे इस पोज के अंदर। तो और आपने अगर ध्यान दिया, उनके ट्राइसेप्स के साथ साथ इनकी चेस्ट इतनी टाइट थी ना कि उसके अंदर फाइबर्स बहुत ही गहरे आ रहे थे, और लेग्स के अंदर क्रॉस ट्राइशंस। तो ये परफेक्ट पोज था इनका। ज़्यादातर पोजेस में जीत रहे थे। फ्रंट डबल बाइसेप पोज इनका बहुत अच्छा, हालांकि क्लासिक तरीके से हिट करते हैं एंड्रयू, लेकिन यार खा रहे थे एक्चुअली में ना। इनके लेग्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा साइज़ दिखाते हैं उनमें भी ये, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हर बार उन लेग्स को टाइट नहीं कर रहे थे। और ये बात इनके कोच ने बोली भी है कि ना अभी और ज़्यादा इनको पोजिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि एंड्रयू के ऐसा नहीं है कि लेग्स में डीप कट्स नहीं आते या फिर क्रॉस ट्राइशंस नहीं आते, लेकिन हर वक्त टाइट नहीं कर पा रहे थे। पर स्टिल इन्होंने ना अपने लेग्स को बाहर की तरफ खोल के रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना वो साइज़ ज़रूर दिख रहा था हर बार। तो यहाँ पर एंड्रयू ने कमाल करके दिखाया। टैनिंग बहुत अच्छी की हुई थी इन्होंने, सही में वो टैनिंग भी इनको अलग खड़ा कर दे रही थी बाकी एथलीट से। पोजिंग अच्छी करके दिखाई है और कंपटीशन को पूरी तरह से डोमिनेट करा। इसमें जो सेकंड नंबर पर आते हैं मार्टिन, तो मार्टिन की फिजिक भी ओवरऑल बहुत ही वेल बैलेंस्ड फिजिक थी। बैक से आप सबसे ज़्यादा इनके इंप्रेस हुए होंगे, बैक डबल बाइसेप पोज से कंप्लीट नीचे तक बैक आती है। और सही बताऊं, जब तक फोटोज़ क्लियर नहीं थी ना, ऐसा लग रहा था पूरे लाइनअप में इनकी बेस्ट बैक है। पर जब फोटोज़ क्लियर हुई
तो ये मालूम चला कि कमाल अलगार्नी ने सबको यहाँ पर फिर से मतलब कह सकते हो धूल चटा दी बैक डबल बाइसेप में। कमाल की बैक बहुत ही अलग लेवल पे लग रही थी, सारे एथलीट्स को वो खा जाते हैं यार। तो बैक डबल बाइसेप में हम लोग मार्टिन फिट्जवाटर की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बैक है कमाल की, लेकिन उनसे भी एक नेक्स्ट लेवल पे ही है। और बाकी मार्टिन की फिजिक ओवरऑल आपको बहुत वेल बैलेंस लगेगी, बहुत अच्छे से पीक करा था, इनके लेग्स में भी क्रॉस स्ट्राइशंस दिख रहे थे, कहीं कहीं पे आपको पता लगेगा जब इन्होंने बॉडी टाइट करी। फ्रंट डबल बाइसेप पोज इनका अच्छा था, साइड चेस्ट पोज इनका अच्छा था, थिकनेस दिख रही थी चेस्ट में, शोल्डर्स में, बहुत बढ़िया वो लग रहा था। तो ओवरऑल इनकी फिजिक बहुत अच्छी लगी, नए एथलीट है लेकिन क्योंकि दम था तो इसलिए वो भर के ऊपर आ गए। थर्ड नंबर पर इसमें आए स्टीव कुकलो। स्टीव की फिजिक ऐसी लग रही थी कि जब शो स्टार्ट हुआ तो अच्छा था, बाद में ना शो आगे बढ़ता गया और इनकी फिजिक कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती चली गई, ऐसा एटलीस्ट प्री जजिंग में तो लगा। फाइनल्स में लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्टीव की बॉडी थोड़ी सी बेहतर हुई है, स्पेशली वो बैक डबल बाइसेप पोज के अंदर इनकी फिजिक अच्छी लगने लग गई थी। पर ऐसा नहीं है कि कोई ड्रास्टिक चेंज आया है, स्टीव कोई बहुत इंप्रेसिव फिजिक लेकर के नहीं आया। और मैं हैरान हूँ इस बार जजेस ने किस तरीके से जजिंग की है कि साइज को ना प्रायोरिटी देखें, कंडीशनिंग को और क्वालिटी को प्रायोरिटी दी है। मैंने पहले बोल रखा था कि स्टीव कुकलो तो ये वाला शो ज़्यादातर करके जीतेंगे ही, और गलत नहीं बोला था, क्योंकि जजिंग इसी तरीके से है। ये हम सब लोग जानते हैं कि फुलनेस राउंडनेस को प्रायोरिटी मिलती है, कंडीशनिंग को नहीं मिलती। पर इस बार जजेस ने अच्छी कंडीशनिंग वाले एथलीट को ऊपर रखा, हार्डनेस वाले एथलीट को जिताया, मार्टिन फिट्जवाटर को ऊपर रखा, ठीक है ना, और स्टीव कुकलो को थर्ड पे डाला, जो कि मेरे हिसाब से ठीक एक वो डिसीजन है। फोर्थ नंबर पर कमाल की फिजिक, मैं कहूँगा इन्होंने वो थोड़ी सी एक जो क्रिस्पीनेस और होती है ना, वो इस बार नहीं दिख रही थी। रीज़न ये है कि इन्होंने सोचा कि मैं और ज़्यादा पहले से भारी आ जाता हूँ, जो कि एक इनका डिसीजन था, और मैं उस चीज़ की पूरी तरह रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक फिजिक में कुछ चेंज होगा नहीं। कमाल का ये सोचना था कि 2 से 3 पाउंड्स भारी आएंगे और ज़्यादा फुलनेस हार्डनेस दिखेगी, पर थोड़ा सा वो शार्पनेस मिसिंग थी। आई थिंक वो एक हफ्ते में एक बड़ा ट्रांजिशन नहीं लिया जा सकता, उसमें शायद फिजिक खराब ही होगी। कमाल की फिजिक आपको देखने से लगेगा थोड़ी सी कार्ब लोडेड ज़्यादा थी, वही फुल होने की वजह से, और इसीलिए वो एक क्रिस्पीनेस, एक रिफाइनमेंट जो उनकी फिजिक जिसमें वो दिखाने के लिए जाने जाते हैं, वो बैक से दिख रही थी लेकिन फ्रंट से नहीं आपको लगेगा। थोड़ी सी इनकी ना चेस्ट में और शोल्डर्स में वो रेजर शार्प कंडीशनिंग और होती है, तो उतना ही फ़र्क लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर भी बहुत अच्छी कंडीशनिंग ये लेकर के आते हैं, कंडीशनिंग तो मिस कर ही नहीं सकते, पीक कैसे करना है इनको मालूम ही है। तो इस बार इन्होंने कुछ नया ट्राई करा, जो कि अगेन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कुछ नया इन्होंने ट्राई किया, ये अच्छी बात है। और इस बार अब ये मेंस ओपन तो जीत नहीं पाए, इन्होंने बोला था अगर मैं जीतता तो मैं फिर मेंस ओपन में ही कम्पीट करता रहता, लेकिन अब देखते हैं क्या ये मेंस ओपन डिवीज़न के लिए फिर से ट्राई करेंगे, मतलब कोई और प्रो शो खेलने के लिए जाएंगे, या फिर अब सीधा 212 और फिर वहाँ से रिटायरमेंट लेंगे। तो ये इन पे पूरा निर्भर करता है, देखते हैं कमाल डिसीजन क्या लेते हैं। लेकिन थोड़ा इनका कंफ्यूजिंग वाला मामला है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था काफ़ी कुछ और वो चीज़ें उस वे में नहीं गई। तो फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको भी जो उन्होंने करा है, और सही में इस एज में इतनी अच्छी फिजिक दिखाना ना बहुत बड़ी बात होती है, और इनकी बॉडी इनका साथ दे भी रही है, अनलाइक फिल क्लाहर जो कि टेक्निकली एक ब्लैक बॉडी बिल्डर होते हुए भी उतना ज़्यादा अच्छे से अपनी फिजिक नहीं दिखा पाते, बिकॉज अब वो झुर्रियाँ दिखती है, बॉडी बता देती है कि उसकी एज हो गई। लेकिन कमाल बहुत ही अच्छे लगते हैं, और उस हिसाब से उनसे 2-3 साल बड़े होने के बावजूद भी उनकी मसल्स बिल्कुल फ्रेश लगती हैं, और वो एक ओल्ड मैन वाली चीज़ नहीं लगती। तो ये तो पूरी तरह से एक गिफ्ट है। क्विंटन एरिया ओवरऑल बेस्ट इन्होंने अपना पैकेज डिस्प्ले किया, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ही कुछ कर सकते थे इस टाइम के अंदर। और अभी वही है कि अपर बॉडी साथ नहीं दे रही, लोअर बॉडी बहुत खतरनाक है, वो ग्लूट्स और वो लेग्स आगे से या पीछे से बहुत बढ़िया लगते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे एथलीट्स इसमें, और ओवरऑल इन्होंने मिलकर के एक अच्छा कंपटीशन बनाया है। एक आध एथलीट्स को छोड़ दो, स्टीव कुकलो जैसे एथलीट्स को, बाकी सारे एथलीट्स अपना एक तरह से बेस्ट पैकेज दे करके गए। और देखते हैं अब क्या करते हैं एंड्रयू जैक, क्योंकि 6 हफ्ते बाद जब होगा आर्नोल्ड क्लासिक तो शायद हो सकता है उसमें भी जीत जाएंगे। फिलहाल ओलंपिया के लिए है क्वालिफाई, और फ्लेक्स व्हीलर बस यही चाहते थे कि इस बार की इनको क्वालिफिकेशन मिल जाए ओलंपिया की, क्योंकि जो आर्नोल्ड क्लासिक यूके है वैसे तो वो होने वाला है सितंबर एंड में, 23 से 25 सितंबर के बीच, और ओलंपिया की डेट जो है ना क्वालिफिकेशन की, वो अभी एकदम डिसाइडेड नहीं है। वैसे नवंबर दिखा रहा है अभी तो, लेकिन एकदम फाइनल अभी डेट नहीं आई। तो ये डिसीजन फ्लेक्स व्हीलर का एक सही रहा कि अभी भी एक शो खेल लो, 6 हफ्ते बाद तो खेलना ही खेलना है। तो यहाँ पर इनको क्वालिफिकेशन मिल गई, और अब एंड्रयू बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो सकते हैं। ओलंपिया में क्या करेंगे वो एक देखने वाली बात होगी। मेन चीज़ ये है कि क्या अब इनको
आर्नोल्ड क्लासिक यूके खेलना चाहिए क्योंकि 6 हफ्ते बाद वो शो है और करीबन 12 हफ्ते बाद ओलंपिया भी हो जाएगा। तो क्या आर्नोल्ड क्लासिक यूके खेलने का पॉइंट बनता है? क्योंकि मेन बात यही है कि बॉडी पीक कर पाती है कि नहीं यार। ओलंपिया में अच्छे अच्छे एथलीट्स फेल हो जाते हैं, प्रो शो में बहुत अच्छी फिजिक, और मेन जब दुनिया की सबसे बड़ी स्टेज पे चढ़ना होता है उसी दिन बॉडी धोखा दे जाती है। तो क्या इनको यूके वाले शो को अब स्किप कर देना चाहिए? ये देखते हैं इनके कोच और इनके ये खुद क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगेन इनका यही कहना है कि मेरी बॉडी यहाँ पर फुल पे नहीं थी, 75% 80% पे मैं था और बेहतर दिख सकता हूँ 6 हफ्ते बाद। तो शायद उस ट्राई के लिए ज़रूरी जाए और 100% दिखाने की खुद को कोशिश में उस शो को अटैम्प्ट करें। तो देखते हैं फिजिक और अच्छी यहाँ से दिखेगी या और डाउन दिखेगी, क्योंकि वही है डिसीजंस होते हैं। अभी इनका ये डिसीजन जो फ्लेक्स व्हीलर ने लिया वो एकदम बिल्कुल सटीक निशाने पे जाके लग गया। देखते हैं अगला डिसीजन इनका कितना सही बैठता है, बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। आप लोग बताओ, आपको लगता है अगर एंड्रयू जैक सेम यही फिजिक ओलंपिया में लेकर के आ जाए तो टॉप 10 क्रैक कर लेंगे? मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कहनी, लेकिन हाँ ये फिजिक ऐसी है जब ये पोज हिट करते हैं ना तो पोज बाय पोज ये दूसरे एथलीट्स को आराम से हरा देते हैं। और यहाँ पर इन्होंने देखो स्टीव फुकलो जैसे एथलीट को हराया जो कि ओलंपिया में टॉप 10 में बहुत ईजिली आ ही जाते हैं। तो ज़रूर से पॉसिबिलिटी है सेम यही अगर फिजिक आ जाए तो। पर्टिकुलर नंबर होना आपके दिमाग में टॉप 8 टॉप 5, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कितनी आपको उम्मीदें अभी हो गई हैं, सही में आपको क्या ये फ्यूचर लगते हैं। दोस्तों अब इसके बाद ना अगली डिवीज़न की बात करता हूँ, 212 और मेंस फिजिक। हालांकि ये कल हो गई थी लेकिन मैंने इनको कवर नहीं किया एक साथ, क्योंकि पूरी मैं वीडियो डालना चाहता था और एनालिसिस अपना रखना चाहता था। अगर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ना हो तो आप वीडियो को अब स्किप कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, क्योंकि मेंस बॉडी बिल्डिंग तो मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। मेंस फिजिक की अब सबसे पहले हम बात करते हैं। अब मेंस फिजिक में यहाँ पर कल डैनियल एमंस ने हरा दिया था आंड्रे ड्यू को। दोनों आंड्रेस को हरा करके चल रहे हैं, पहले आंड्रे फर्ग्यूसन अब ड्यू की बारी आ गई। तो आंड्रे इनके आगे नहीं टिक पा रहे, और खास तौर से यहाँ पर जो डैनियल काम कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि ना ये अपना मिड सेक्शन बहुत ज़्यादा शार्प लेकर के आ रहे हैं। इनका बेस्ट मिड सेक्शन था पूरे लाइनअप में, और जब इंस्टाग्राम फोटोज़ देखी तो ये जानने को मिला कि इनके तो लेग्स भी सबसे ज़्यादा सेपरेटेड और एकदम पील्ड शार्प लुक के साथ में थे। तो आमतौर पे वैसे कभी भी कोई मेंस फिजिक एथलीट अपने लेग्स नहीं दिखाता, पर इनके पास ठीक लेग्स है, साइज़ फुलनेस उतनी नहीं लेकिन शार्पनेस पूरी बॉडी की ना पता लग जाती है वो चीज़ देख करके। तो इनकी फिजिक और कंडीशनिंग बिल्कुल टॉप नॉच थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंड्रे ड्यू इनके आगे कहीं से कहीं तक कम थे। कंडीशनिंग वाइज आंड्रे ड्यू ने भी बिल्कुल पीक हिट करी, निराश नहीं करा, और ये चीज़ आप उनकी बैक देख के बता सकते हो। आंड्रे की बैक बेस्ट बैक थी पूरे लाइनअप में, और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर डैनियल की बैक दिखेगी। तो आंड्रे की बैक की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ना फाइबर्स दिख रहे थे उनके ट्रैप्स के अंदर, और ना थिकनेस काफ़ी अच्छी लगती है उनकी बैक की, तो पूरे सारे एथलीट्स को वो खा रहे थे। लेकिन जैसे ही फ्रंट से घूमे तो आंड्रे ड्यू के साथ फिर वही वाली दिक्कत कि उनके एब्स जो है उनका साथ देते हुए नज़र नहीं आए। उन्होंने बात बोली थी कि मेरे एब्स बहुत अच्छे मैं लेकर के आऊँगा इस बार, पहले से एटलीस्ट इंप्रूवमेंट तो करके आऊँगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, और आंड्रे के एब्स बिल्कुल डिमिनिश्ड और सॉफ्ट से लग रहे थे। और साथ में एक और चीज़ ये लगी कि ना वो बॉडी में फुलनेस नहीं आ रही जो फ्रंट बॉडी में हमने पहले देखी थी, लाइक चेस्ट में और शोल्डर्स में, आर्म्स, उनके ना ये सब चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं। इस बार काफ़ी फ्लैट साइड पे मसल्स लग रही थी। हो सकता है वो बैक ज़्यादा थिक करने के उसमें इस बार ट्रेनिंग पे उन्होंने फोकस ज़्यादा किया हो, और कुछ बॉडी पार्ट्स को उतना फ्रीक्वेंटली ना ट्रेन किया हो, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। लेकिन आंड्रे के अंदर वो फुलनेस की कमी लग रही थी, जिस फुलनेस के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। डैनियल वहीं ऐसे हैं कि डैनियल की फिजिक ना अगेन काफ़ी फ्लैट साइड पे रहती है हमेशा ही, क्योंकि वो अभी वो वाली फुलनेस और मसल मैच्योरिटी नहीं अटेन कर पाए। देखो उनके शोल्डर्स ऐसे कोई राउंड सेपरेटेड नहीं लगते, उनकी चेस्ट कोई फूल के नहीं आती है, बहुत ही फ्लैट फिजिक है उनकी भी सामने से देखने में। उनके एब्स भी कभी कभी बल्कि उतने क्लियर आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन जब वो स्क्वीज़ करते हैं तो उनके एब्स और उनके ऑब्लिक्स हर चीज़ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन खींच लेते हैं ना, ध्यान खींचते हैं कि दूसरा कोई एथलीट नहीं दिखता। और आई थिंक जजेस के साथ भी यही हुआ, उन्होंने क्लियरली वहाँ पर उनको फर्स्ट पे रख दिया। तो यहाँ पर उन्होंने पूरे लाइनअप में डोमिनेट किया। इसके अंदर तो तीसरे नंबर पे एथलीट आए फिर से यार चार्जो ग्रैंट आए। चार्जो की बॉडी मुझे फिर बहुत अच्छी लगी, स्पेशली वही उनके एब्स भी बहुत खतरनाक है, और उनके ऑब्लिक्स, राउंडनेस मसल्स की, शोल्डर्स की बहुत बढ़िया लगी। हालांकि उनकी बैक जो थी ना वो सॉफ्ट लग रही थी एज़ कम्पेयर टू आंड्रे और डैनियल, लेकिन चार्जो में ना वो वाले जेनेटिक्स हैं कि ना बिल्कुल टॉप पे जा सकते हैं, बहुत बिल्कुल क्लोज है वो, ऐसे लग रहे हैं उस टाइप। जैसे अभी क्या है, आंड्रे को अपनी एब्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर डैनियल को भी मेहनत करनी पड़ेगी बॉडी की फुलनेस थिकनेस अटेन करने में। लेकिन चार्जो की फिजिक ऐसी है कि उनको और शार्प फिजिक बस पहले से चाहिए ताकि वो बिल्कुल टॉप रैंकिंग में जा पाएँ। तो वो मेरे तो अभी तो एटलीस्ट फेवरेट चल रहे हैं पूरे एथलीट्स में, जो अभी आजकल के नए एथलीट्स हैं मेंस फिजिक में। लेकिन देखते हैं किस तरीके से इंक्रीमेंट करते हैं और क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल डैनियल एमंस ने 2 प्रो शो जीते और ओलंपिया में क्वालिफाई हो चुके हैं। इस बार इनकी ज़रूर बात होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा
बड़े बड़े एथलीट्स को हरा दिया है और दोनों आंड्रे ड्यू आंड्रे फर्ग्यूसन को हरा करके ओलंपिया में क्वालिफिकेशन हासिल करी। इसके बाद दोस्तों अगर मैं अगली डिवीज़न की बात करूँ ना, 212 आती है। 212 में आखिरकार कैरिथ ने बाजी मार ही ली। पिछले हफ्ते नहीं जीत पाए थे कियोन पियर्सन से, लेकिन इस बार कैरिथ आए हैं बहुत ज़्यादा फुल, बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड। इनकी फ़िज़ीक ना पहले से भी ज़्यादा बेहतर लगी है। मैं सही बताऊँ, कैरिथ बेजो की ये बेस्ट फ़िज़ीक थी आज तक की। इनके कोच के साथ इनकी जो बातचीत रही उसमें इन्होंने ये डिस्कस किया कि इनको और ज़्यादा थोड़ी सी फुलनेस अटेन करने के लिए राइस और ज़्यादा लगेंगे। तो उन्होंने, इनके कोच ने एक्चुअली में इनको ज़्यादा कार्ब लोड करवाए इन द फॉर्म ऑफ राइस, और इस बार इनकी बॉडी आई है एकदम फुल सेपरेटेड। और लेग्स पे से तो ये ध्यान हटने ही नहीं देते। इस बार इनके बाइसेप्स भी पहले से थोड़े बेहतर लग रहे थे, और जब ये साइड चेस्ट हिट कर रहे थे, चेस्ट में वो फाइबर्स, वो आपका ध्यान ज़रूर खींचेंगे। पता लगता है कि वो मसल मैच्योरिटी जो होती है ना एज के साथ साथ, वो क्या होती है। और इनको ना अभी ये बोलने भी लग गए हैं काफ़ी लोग के ना, जो एक एज वाली मसल मैच्योरिटी है, जो ओल्ड मैन मसल मैच्योरिटी है ना, वो आपके पास में दिखती है। देखो इनकी उम्र है 40-41 के आसपास, और उस हिसाब से मसल्स इतनी ज़्यादा शार्प है ना इनकी, हार्ड है ना, दूसरे एथलीट्स वहाँ पर नहीं आ पाते हैं। इनके आगे दूसरे एथलीट्स बाकी उतने स्ट्रॉन्ग थे भी नहीं इस बार, जैसे कि पिछली बार तो कियोन थे, एक बढ़िया दमदार एथलीट, लेकिन इस बार जो सेकंड पर आए कॉडे ड्रोबॉट, बहुत अच्छी कंडीशनिंग थी। थर्ड नंबर पर आते हैं जॉर्डन, बिल्कुल नए नए नाम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इतनी अच्छी ये लोग फिजिक दिखाते हैं ना, खासतौर से जो जॉर्डन आए हैं तीसरे नंबर वाले एथलीट, कोई इनका नाम किसी को नहीं मालूम, लेकिन क्या लेवल पे इनकी बॉडी थी। इनकी लेग्स को अगर आप देखोगे ना, आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एथलीट किस कंडीशनिंग में था। आज बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, 80s के 90s के बॉडी बिल्डर्स आके सुना के चले जाते हैं कि बॉडी बिल्डर्स उस तरीके से हार्ड एंड रिप्ड नहीं आते। पर हर बार मैंने आपको एक चीज़ बोली कि 212 ऐसी डिवीज़न है, क्लासिक फिजिक ऐसी डिवीज़न है जहाँ पर कि आप ये कंप्लेंट करोगे ही नहीं। 212 को देख करके आज सही में अच्छे अच्छे लोग चौंक जाए। ये ऐसी डिवीज़न है जब यहाँ पर कंडीशनिंग दिखाने की बारी आती है ना, ये बॉडी बिल्डर्स अपना लोहा मनवा के रहते हैं। ये सब नए नाम है जैसे कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन इनकी कंडीशनिंग फिनोमिनल है, इंक्लूडिंग कैरिथ बेजो। ये लोग वही वाली चीज़ दिखाते हैं जो 90s में बॉडी बिल्डर्स पीक करके आते थे ना, ये लोग वो चीज़ कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली 212 उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी कि मेंस फिजिक डिवीज़न है, जितने की क्लासिक फिजिक डिवीज़न है। लेकिन फिर भी हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ, आगे भी बोलूँगा कि रिस्पेक्ट है इन सारे एथलीट्स के लिए जो इतना हार्ड अपने आप को डाइट डाउन करते हैं इस 212 की वेट लिमिट के नीचे आने के लिए, कि बेस्ट बॉडी दिखा करके चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन था। कैरिथ बेजो ने इसमें डोमिनेट किया। फिलहाल हो गए क्वालिफाई ये भी, देखते हैं कैरिथ क्या करेंगे, कियोन क्या करेंगे, ओलंपिया में क्या कियोन उनको हरा पाएंगे, क्योंकि अभी तो हरा दिया है लेकिन ओलंपिया की कहानी बिल्कुल ही उलट पुलट हो जाती है, तो वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों मेंस फिजिक में एक और मैंने कॉम्पिटिटर देखे जिनका नाम था, 5th नंबर पे आते हैं, इनका नाम था जेरेमी कोलमैन। तो क्या अतरंगी कॉम्बिनेशन है इनके नाम का, इन्होंने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स निकाल करके ये नाम डिसाइड किया। क्या जो भी है उसमें मैं मजाक नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिस तरह इनका नाम है, इन्होंने एक नया पोज इसमें दिखाया जो कि है मोस्ट मस्कुलर। तो मेंस फिजिक में ये दिखाते हुए नज़र आए मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए, जिसमें कि बॉडी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन वो एक पोज नहीं है। फिलहाल इस डिवीज़न में ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई। बाकी एथलीट्स कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, हालांकि ये उस डायरेक्शन में एक वो ब्यूटी जो होती है ना इस गेम की, मेंस फिजिक डिवीज़न की, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। लेकिन आजकल बॉडी बिल्डर्स बहुत कुछ नया नया करते हैं। मेंस फिजिक के अंदर भी हम देखते हैं अलग अलग ही तरह के पोज, मोस्ट मस्कुलर तक भी हिट कर डालते हैं, फ्रंट डबल बाइसेप भी, बैक डबल बाइसेप भी हिट करते हैं। तो यही सब चल रहा है। बाकी आप लोग बताओ आपको पूरी वीडियो कैसी लगी, और मैंने 3 डिवीजन ही मेनली कवर की है। तो बस दोस्तों यही था, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।